हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेनली मैं इनके बिजनेसेस को कवर करूँगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या थी, आने वाले टाइम पे हम लोग इस कंपनी को किस तरीके से देख सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो भी आप देखिए, अगर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इससे काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज आपको गेन होगा। सबसे पहले आपको ये कंपनी करती क्या है उसके ऊपर आपको मतलब आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो कंपनी दो सेगमेंट में अभी ऑपरेट करते हैं। पहला एक तो एसेटाइल इंटरमीडिएट और दूसरा जो है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। ठीक है, तो एसेटाइल इंटरमीडिएट जो है ये कंपनी का कोर बिजनेस था इनिशियल में। ठीक है, मतलब इसको हम लोग नंबर 1 दे सकते हैं। सेकेंडली, जैसे कंपनीज वगैरह एक्सपांड करती है तो वहाँ पे हमें इनकी एंट्री स्पेशलिटी इंटरमीडिएट जो है उसमें भी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी इनके सबसे पहले फाइनेंशियल्स देखेंगे, मैं स्टेप वाइज आपके सभी चीज़ें क्लियर करूँगा। अगर आप 2017 से 2020 तक के इनके प्रॉफिट्स देखते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉफिट्स देखिए इन बिटवीन 70 to 80 करोड़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। ओके, यहाँ पे अगर इनके वाले सेल्स अगर आप देखते हैं तो सेल्स स्लोली यहाँ पे इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये फ़र्क कहाँ पे पड़ा है, अगर सेल्स आपके ग्रो हुए तो आपके प्रॉफिट्स भी जो है वो ग्रो होने चाहिए, लेकिन प्रॉफिट्स ग्रो नहीं हुए। इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है ड्यू टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टाइम टू टाइम रिड्यूस हुए इनके वाले। इसकी वजह से हमें ये प्रॉफिट्स जो इनके वाले कुछ जंप होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अभी जब लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ एसेटाइल इंटरमीडिएट में ऑपरेट कर रहा था तो ये क्या 2017 से लेकर 2020 में ऑपरेट नहीं कर रहा था, बिल्कुल ऑपरेट कर रहा था एसेटाइल इंटरमीडिएट में। कंपनी बहुत सारे बोलते हैं कि मतलब ये कंपनी ऑलरेडी एसेटाइल इंटरमीडिएट में मार्केट लीडर है। ठीक है, मैक्सिमम शेयर इंडिया का इनके पास है, साथ ही में थोड़ा बहुत ही एक्सपोर्ट पे भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बट जिस तरीके का अगर ये मार्केट लीडर कंपनी है तो यहाँ पे हमें तो ग्रोथ दिखनी चाहिए थी ना इसमें प्रॉफिट्स में, लेकिन वो दिखी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जो एसेटाइल इंटरमीडिएट है उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्लो एंड स्टेडी ग्रो होने वाला बिजनेस है एसेटाइल इंटरमीडिएट का। ये ऑलरेडी कंपनी ने काफ़ी सारा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो है, इनका ओपीएम जो है एसेटाइल इंटरमीडिएट में वो ऑन एन एवरेज वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर हम लोग ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ये 4 सालों के लिए तो इनका वाला ग्रोथ जो है वो 70 से लेकर 80 करोड़ के बीच में था। फिर ये मार्च 2020 में ऐसे क्या हुआ जिसकी वजह से इनका रिवेन्यू जो है एकदम से 70 से 127 करोड़ हुआ है। और ये वाला तो छोड़िए, अभी ये 2020 का पैरामीटर, राइट। अभी मैं आपको अगर 2022 का है Q1 का अगर रिजल्ट देखा हो तो इसमें देखिए 102 करोड़ कमाया कंपनी ने एक ही क्वार्टर में, यानी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 80% के आसपास की जो अर्निंग्स है कंपेयर टू द लास्ट ईयर एक ही क्वार्टर में जनरेट की है कंपनी ने। तो ऐसा क्या चेंज हुआ है? तो यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी कंपनी क्या है, फंडामेंटल बेसिस पे कब चेंज होती है, जब उसका वाला जो कोर बिजनेस है, ठीक है, उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट लाती है। ठीक है, तो आपको दिखाई देंगे कि इनके ROE ROC नंबर काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे। बट इसमें ऐसे क्या हुआ है जिसकी वजह से हमें अभी इतना अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है? तो इसमें इनका वाला जो एंट्री है स्पेशलिटी सेगमेंट में वो काफ़ी अच्छी तरीके से पिक किया है। अभी इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि डिमांड। ठीक है, स्पेशलिटी सेगमेंट जो है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आती हुई दिखाई दी है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इनके वाले जो स्पेशलिटी सेगमेंट के प्रोडक्ट है, ठीक है, उनके इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा राइज हुए हैं। वॉल्यूम राइज होने की वजह से क्या है, मतलब जैसे डिमांड बढ़ गई, इन्होंने वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा राइज कर लिए और इसी वजह से जो है ये ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाए और ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाए। तो ये हो गए 2 सेगमेंट। ठीक है, एक तो AI वाला हो गया और दूसरा हो गया ये वाला स्पेशलिटी सेगमेंट वाला। तो अब ये स्पेशलिटी सेगमेंट वाला, ये वाला क्या टेम्पररी जंप है या परमानेंट हो सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंगली इसको कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट जितना ग्रोथ अभी दिखाया है क्वाइट पॉसिबल है, मेंटेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। किसमें बोल रहा हूँ मैं? स्पेशलिटी में। लेकिन मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि जो इनके वाले रिवेन्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और प्रॉफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके ऊपर अभी हम लोग फोकस करेंगे। अभी सबसे पहले आपने देख लिया कि ये कंपनी एसेटाइल इंटरमीडिएट में काम करती है, काफ़ी सारा मार्केट शेयर इनके पास है, लेकिन इसकी स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है। ठीक है, बढ़ती रहेगी लेकिन स्लो एंड स्टेडी रहेगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ दिखाई दी हमें वो दिखाई दी है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से। ठीक है, अभी थर्ड एक और सेगमेंट है इनका वाला फ्लोरो केमिकल्स। ठीक है, तो इसको मैं FC लिखा हूँ। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुआ है? सबसे पहले कंपनी AI में ऑपरेट करती थी, स्लोली इन्होंने क्या किया, इनको पता है कि मतलब अपने रेवेन्यूज़ वगैरह स्टैग्नेंट हो रहे हैं, जो
प्रॉफिट्स वगैरह वो भी स्टैग्नेंट हो रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं और एंट्री लेनी पड़ेगी। तो कंपनी ने अपने जो बिजनेस है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए और जो स्पेशलिटी सेगमेंट है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। मतलब जो जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली अभी कंपनी ने नए नए जो मतलब जैसे इनका अभी जो महाड़ में आई बिलीव ये जो फ्लड आया था ना, वो जो उससे जो इम्पैक्ट हुआ है ना वो स्पेशलिटी सेगमेंट ही इम्पैक्ट हुआ है। तो इसलिए Q2 की अर्निंग्स हमें मतलब अच्छी दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। फिर भी Q1 में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, Q3 Q4 में ऑलरेडी वो लाइनअप हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। बट वो जो यूनिट था वो स्पेशलिटी सेगमेंट वाला था और वहीं से हमें ज़्यादातर आउटपुट आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कंपनी ने अभी बिजनेस केस में कैसे चेंज किया, स्ट्रक्चर में कैसे चेंज किया कि वो AI से अपना डिपेंडेंसी थोड़ा सा रिड्यूस करके, क्योंकि AI में रहेंगे तो इनका वाला ग्रोथ उतना हो नहीं पाएगा और उनके शेयर प्राइस में इतना वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होगा। तो कंपनी ने स्लोली क्या किया, एक अपना स्पेशलिटी सेगमेंट वाला भी यहाँ पे एक जो ये है डिवीजन है वो ला के रख दिया। तो ये हो गया पहला वाला चेंज। अभी सेकंड चेंज इसी टाइप का किया कंपनी ने। अभी ये ऑर्गेनिक ग्रोथ थी, अभी एक कंपनी ने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ लाने की कोशिश की। इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उनके पास अच्छा खासा बेस है या फिर उस कंपनी का अच्छा खासा हम लोग यूसेज कर सकते हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए। तो इसी तरीके का एक कंपनी है जिसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। वो कंपनी को कंपनी ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने एक्वायर कर लिया। तो उससे हुआ क्या है कि जो ये फ्लोरो केमिस्ट्री रहेगा ना, अभी इसमें कंपनी एंटर हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे कि AI से ये जो स्पेशलिटी केमिकल है और फ्लोरो केमिकल्स है उसमें आने का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि AI का OPM काफ़ी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10-11% के बीच में रहता था। अभी क्या है, SI का अगर एंट्री हो गया तो ये मान सकते हैं हम लोग कि 10-11 वाला जो है स्लोली अगर SI का बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो जाता है, जो कि हम देख पा रहे हैं, तो उस टाइम पे इनके वाले मार्जिन जो है वो 15-18 हो सकते हैं। आप ये याद रखिए ना, मतलब कंपनी अगर किसी चीज़ में मार्केट लीडर है तो उनके पास उनका OPM भी वैसे रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन AI में उतना नहीं मिल पाता, इसलिए इन्होंने SI में ये ली एंट्री ली। तो SI में अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह निकाल पा रहे हैं और OPM भी उसका अच्छा खासा है, ठीक है। अभी थर्ड आ गया फ्लोरो केमिस्ट्री। अभी इसका वाला जो फ्लोरो केमिकल्स है, फ्लोरिन रिलेटेड, ठीक है, तो इनका वाला जो OPM है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों से भी, SI से भी स्पेशलिटी केमिकल से और AI से, ये दोनों से जो इसका वाला जो ये है OPM है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जिस तरीके से इनकी डिमांड बढ़ेगी SI और FI में, उस तरीके से हमें OPM भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। OPM के साथ साथ हमें ये नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यही रीज़न है कि इसका शेयर प्राइस इतना जंप हुआ है और इतना जंप होने के बाद भी ये करेक्ट नहीं हो रहा है। आने वाले टाइम पे करेक्ट हो सकता है, मेरा ये कहना नहीं है, लेकिन कोई अगर इसको देखेगा, मतलब आगे आने वाले टाइम पे इनके रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ विजिबल हो रहा है। तो अगर कंपनी उस चीज़ पे अगर उतर के आती है तो यहाँ से भी अच्छा खासा जंप हमें दिखाई दे सकता है। तो फिर कोई किसी स्टेक को क्यों बेचेगा, ठीक है। तो वो एक कंसर्न आ जाता है। तो इसीलिए आपको क्या है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री, मैनेजमेंट की जो कॉल्स होते हैं उसको आपको सुनना चाहिए। उनकी जो अर्निंग्स वगैरह होती है उसमें मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं उसको समझना चाहिए। उसके साथ साथ सेक्टर का भी आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाके आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्लोरोकेमिकल्स की। तो फ्लोरोकेमिकल्स में आप अगर अभी देखेंगे तो इसमें इंडियन में दो ऑलरेडी मार्केट लीडर कंपनी है। एक तो नवीन फ्लोरिन हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया SRF भी फ्लोरोकेमिस्ट्री में आ गया है और SRF भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो क्या इस कंपनी को उनका वाला बिजनेस लेना पड़ेगा क्या, जैसे कोई कॉमन कस्टमर है और उसी के साथ ये तीनों कंपनी डील कर रही है, या फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स चीन के कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स नए से क्रिएट कर रही है। तो इसके ऊपर मैनेजमेंट का कहना क्या था कि मैनेजमेंट कम्प्लीटली ये जो फ्लोरिन वाले जो प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, फ्लोरोकेमिकल्स, वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहेंगे देन दैट ऑफ SRF और नवीन फ्लोरिन। अगर ये प्रोडक्ट ही डिफरेंट होंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है। यानी एक नए अलग से सेगमेंट में ये एंटर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ ये लोग कैटर करेंगे उसको। तो अभी इसके वाले जो फ्लोरो, अभी तो मतलब AI का इसके पहले हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहा था 17, 18, 19 में 2021 में हमें SI का भी अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो फ्लोरोकेमिकल्स है उसका वाला कंट्रीब्यूशन कब देखने के लिए मिल सकता है। तो कंपनी ने प्लान किया था कि जो Q4 2022 है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मार्च 2023, ठीक है, तो उस महीने में इनका फ्लोरोकेमिस्ट्री वाला जो प्लांट है वो ऑपरेशनल होना चाहिए, ऐसा प्लान किया था। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जैसे कोविड की वजह से हो रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि मैनेजमेंट उस टाइम तक एग्जीक्यूट ना कर पाए। एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
शॉर्ट श्योर नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम पे डिले भी हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये हार्डली डिले भी हुआ तो 3 महीने के अंदर अंदर ये होना चाहिए उसके बाद। तो ये Q1 2023 जो रहेगा उसके अराउंड मुझे लगता है कि फ्लोरोकेमिस्ट्री के भी जो कंट्रीब्यूशंस है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 साल का ऑलरेडी हमें इनका वाला प्लान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैनेजमेंट का जो कहना है, मतलब जो मैनेजमेंट को पूछा था कि किस तरीके का ग्रोथ वगैरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस टाइप की चीज़ें हैं, कहाँ पे किस लोकेशन पे हम लोग एक्सपेंशन का प्लान करेंगे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके ऊपर कंपनी ने एक ही आंसर दिया है कि अभी के लिए हम लोग पूरा चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, इन डेप्थ में हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, आने वाले टाइम पे डेफिनेटली एक रिमार्केबल कंपनी रहेगी लक्ष्मी ऑर्गेनिक, मतलब एक नोटिफाइबल कंपनी कि हाँ इंडिया में जैसे SRF ने एक अपना पोजीशन बनाया है, उसके साथ साथ नवीन फ्लोरिन ने भी बनाया हुआ है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि ऐसी कई सारी जो कंपनीज है ना, ठीक है, उसके जैसी ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी एक अच्छी खासी कंपनी बन के उभर के आ जाए। मेरा ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट 225 रुपीज़ से 225 पे भी मैंने कुछ स्टेक लिया हुआ है, 272 पे भी लिया है, और इसके साथ साथ मैंने 377 पे भी और कुछ स्टॉक्स ऐड किए थे, ठीक है। तो ऐसे मैंने 3 बार इसको एवरेज किया है, जो कि इसका मुझे पास्ट परफॉर्मेंस इतना ये नहीं लगा था, प्रॉमिसिंग नहीं लगा था, इसलिए मैंने अपना पोर्टफोलियो का 1.5 से लेकर 2% का ही वेटेज इस कंपनी को दिया था। लेकिन बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स वगैरह भी थोड़े से अच्छे खासे बनने के चांसेस है, तो 377 पे भी मैंने कुछ क्वांटिटीज़ ऐड कर दी थी। जब मुझे अच्छी खासी क्लैरिटी आ गई कि ठीक है ये वाली रिवेन्यूज़ वगैरह है, मतलब इसमें थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट वाला Q2 का नंबर का लगा था, लेकिन बाद में मैंने वो क्लियर कर दिया वो पॉइंट मेरा वाला, और आपको भी वो क्लियर करा के दिया था, क्योंकि एक ही क्वार्टर में कंपनी ने 80% का रेवेन्यू जनरेट कर दिया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये आने वाले 2 क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। Q2 के नंबर अफेक्ट हुए तो भी इतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये सारे वीडियोस है, चाहे तो आप वीडियो की जो लिस्ट होती है ना उसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं लक्ष्मी के रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने डीप इनसाइट देने की कोशिश की वो आपको क्लियर हुई होगी। अगर हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।